इंडिया गठबंधन जीतेगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास भी वो जाएंगे, तमाम अपनी शिकायतों को रखेंगे और साथ ही साथ उन्होंने जनता का धन्यवाद भी दिया है लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी आहुति देने के लिए। हालांकि 5 से ज्यादा बज चुके हैं, यानी कि 5:15 का करीब, और 6 बजे वोटिंग खत्म होगी और लगातार हर एक सीट का हाल हमारे सहयोगी बता रहे हैं अरविंद दुबे सोनभद्र से। अरविंद, रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट तो दूसरी और एक उपचुनाव भी हो रहा है आपके जिले में। जाहिर तौर पर देखिए, एक तरफ लोकसभा का प्रत्याशी या चुनने की कोशिश, तो दूसरी ओर विधानसभा के भी प्रत्याशी को चुनने की कोशिश। तो ऐसे में दिन भर क्या रहा अरविंद? लंबा चुनाव हुआ है जी। आपको बता दें कि अच्छी बात रही कि चुनाव पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। मतदान कहीं कोई छिटपुट की घटना भी सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात जरूर सामने आई है कि कई स्थानों पर मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। इसका मुख्य कारण रहा कि उनकी मूल जरूरतें पूरी नहीं हुई है। जैसे बेसिक बात, सड़क, बिजली, पानी, ऐसी मूलभूत सुविधाएं भी कई स्थानों पर नहीं रही। तो सोनभद्र जनपद में आजादी के इतने दशक बाद भी जुगैल एक जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पड़ती है, जहां पर नेटवर्क आज तक नहीं लगा है। तमाम वादे किए जाए विकास के, लेकिन वहां आज भी डायल 100 से लेकर तमाम ऐसी आवश्यक सुविधाओं को अगर वहां पे बुलाना हो, या इमरजेंसी में एम्बुलेंस लेना हो, या शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी मूलभूत सुविधाएं नेटवर्क से जुड़ी हुई है, जबकि वहां आज तक फोन करने की सुविधा भी नहीं है। तो एक बड़ी बात तो यह रही कि मोटी मोटी की कम से कम वहां पे मतदान का विरोध हुआ। फिर कई अधिकारियों द्वारा वहां पे उनको समझाने का प्रयास किया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कई अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिए। समझाने के बाद उन्हें मतदान भी किया है। एक अच्छी बात यह रही कि वो मतदान किए हैं। बात करें सोनभद्र जनपद के उपचुनाव की, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं की 4 विधानसभा में से अभी तक मतदान हुआ है तो वो है दुद्दी विधानसभा। यूपी की आखिरी विधानसभा 403 दुद्दी है, जहां पर जो है वहां पे अगर लड़ाई की बात करें तो कांटे का मुकाबला वहां पर सपा और भाजपा में सीधा सीधा मुकाबला है। लोकसभा क्षेत्र रावटगंज में एनडीए प्रत्याशी अपना दल इसके खाते में सीट गई हुई है। रिंकी कोल को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। मौजूदा सांसद पकौड़ी कोल की बहू है रिंकी कोल, और मिर्जापुर के 96 विधानसभा से वो विधायक भी हैं। लेकिन उन्हें लेकर के लोगों में एक बात यह रही कि वो कभी यहाँ पे आई नहीं है, लोगों से मिली नहीं है, लोगों से दूरी रही है उनकी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन से बात करें छोटेलाल खरवार की, सपा के बैनर तले वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा से ही राजनीतिक का कारण सीखे हैं। पहली बार वो राजनीतिक में किसी पद पे पाए थे तो सांसद बने थे और भाजपा से बने थे। तो उसका बड़ा कारण था कि 5 साल में उनका नाम और चेहरा सबसे परिचित रहा है। ऐसे में एक और जहां मोदी का चेहरा और भाजपा के कई स्टार प्रचारकों का रैली चुनाव के दौरान, यह एक बड़ा कारण बन सकता है चुनाव में परिणाम को लेकर के। तो वहीं सपा का यह दांव भी करारा जवाब दे रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलते हैं अब संवाददाता विनय के पास और विनय से जानने की कोशिश करते हैं। विनय, देखिए, मतदान के आखिरी चरण का अब ये आखिरी चरण है, यानी कि मतदान खत्म होने वाला है। 7वें चरण का क्या तस्वीर देखी गई? देखिए, अगर अब बात की जाए कि जो वोटरों की संख्या, तो अब वोटरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे धूप कम हो रहा है वोटरों की संख्या बढ़ रही है। और जो वोटर्स हैं अब उनकी भीड़ जो है अब मतदान स्थल पे दिखनी शुरू हो गई है। अब काफी संख्या में जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। तो क्योंकि धूप जब बढ़ी थी तो एक बार थोड़ा सा वोटरों में कमी आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने शुरू हो गई है। अब लोग जो है घरों से निकल रहे हैं। वोट देने आई थी आप, क्या मुद्दे थे इस बार? जो हर बार ही होते हैं हमेशा से, कि महंगाई कम हो और रोजगार मिले। देखिए, महंगाई और बेरोजगार को लेकर उन्होंने वोट किया। क्या भैया वोट दे दिए? हाँ जी। क्या मुद्दे थे? मुद्दे हमारा, हम लोग अंधा भक्त हैं, हम लोग मोदी वाले हैं, तो हम लोग कोई मुद्दे नहीं है। कुछ और है भैया? क्या भैया वोट देने आए थे? जी, वोट दे दिए? हाँ एकदम। क्या मुद्दे रहे इस बार? क्या मन में सोच के आए थे? सब विकास है, विकास के बारे में सोचा जा रहा है। यहाँ बाबा का ही राज है, बाबा ही चलेगा। तो देखिए विकास, भैया वोट देने जा रहे हैं? हाँ, वोट क्या मन में सोचे हैं? कुछ सोचा है आपने? देखिए, ये वोटर्स हैं जो है लगातार वोट देने जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर उनके मन में क्या विचार हैं। जो वोटर्स हैं उनके मन में क्या विचार हैं। कुछ और वोटर्स यहाँ खड़े हैं, कुछ युवा वोटर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने वोट दे दिया, क्या सोच के वोट दिया? क्या किस तरह की सरकार चाहिए? सरकार ऐसी चाहिए जिसमें मतलब एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा कर सके। एंड बेसिकली एजुकेशन ही सब कुछ है इंडिया के लिए। इंडिया में एजुकेशन होगा तभी लोग एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और अगर एजुकेशन अच्छा हुआ तभी सब कुछ हो सकता है, वो बेसिस है एवरीथिंग का। और
पहले भी आपने मतदान किया था? पहले ये फर्स्ट वोट है मेरा। पहली बार आपने वोट किया? तो देखिए, एजुकेशन को लेकर उन्होंने वोट किया, आपने भी वोट किया आज, तो क्या सोच के वोट किया कि किस तरह की सरकार देखती है? सरकार जो देश के विकास में, हमारे प्रांतीय विकास में और सर्वधर्म समभाव को लेकर चले, देश की प्रगति की ओर, इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर और आम नागरिक के हित को देखते हुए विकास की ओर बढ़े, उसी को। देखिए, तो ये वोटर्स हैं, जो वोटर्स हैं उनकी राय क्या है? क्या भैया आपने वोट कर दिया? हाँ, क्या सोच के वोट किया? क्या मुद्दे, जब यहाँ पहुंचे थे तो क्या मन में क्या विचार थे? मन में था यही विकास, पहला चीज तो था कि विकास हो, भारत का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विदेश नीति अच्छा हो, जिस प्रकार से जीडीपी आदि का ग्रोथ हो रहा है उस प्रकार से ग्रोथ हो, आम आदमी के जीवन में बदलाव आए और आम आदमी है सुख शांति और समृद्धि की ओर बढ़े, ये सब मुद्दे थे। देखिए, ये जो विकास का लोगों, जब यहाँ लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे हो और विकास के मुद्दों के तहत ही उन्होंने वोट किया। तो जो वोटरों की संख्या है लगातार अब जो है बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि अब कुछ ही घंटे का वक्त बचा है जब मतदान दे सकेंगे। तो अब लगातार जो वोटर्स हैं, वोटरों की संख्या बढ़ रही है, अब लगातार वोटर्स आ रहे हैं, क्योंकि धूप की वजह से जो वोटर्स नहीं निकल पाए थे वो वोटर्स आ रहे हैं। तो इस बार कहा जा रहा है कि जो पिछली बार का जो रिकॉर्ड रहा है वोटरों का, इस बार रिकॉर्ड भी टूटेंगे, क्योंकि लोग घरों से निकलकर वोट करने के लिए, जब सुबह भी हमने देखा था कि किस तरह से युवाओं का जोश था और युवा बुजुर्ग हर प्रकार के और आधी आबादी जिस तरह से वोट देने के लिए घर से निकली थी। तो एक नया रिकॉर्ड आज गोरखपुर बनाएगा और वोटरों की जो संख्या है इस बार जरूर बढ़ेगी। जी, बढ़ेगी। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की होंगी। आपको लगता है फंस गए? प्लीज थोड़ा जगह दीजिए। तो अखिलेश यादव को आपने सुना और उनकी ओर से भी यही दावा किया गया कि जो सबसे ज्यादा सीटें, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। हालांकि इंडी गठबंधन की बैठक 295 से ज्यादा सीटों की बात की जा रही है। अखिलेश यादव को सुना आपने। अरविंद केजरीवाल जो कि मौके पर रहे, इस बैठक में रहे, कई बड़े नेता इंडिया गठबंधन के। ज्यादा तौर पर बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस अब सब निकल रहे हैं। इस दौरान मीडियाकर्मी जो कि बातचीत करते हुए सभी नेताओं से नजर आ रहे हैं, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विनय लगातार जुड़े हुए हैं। विनय, ज्यादा तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि गोरखपुर में बेहतर होगा सब कुछ, और जिस तरीके से कहा जाता है कि ये पीठ से, यानी कि ये गोरक्षनाथ पीठ से अलग नहीं यहाँ के लोग, और यही वजह है कि ये सीट हमेशा से एक पार्टी के खाते में, लेकिन कोशिश दूसरी ओर से लगातार होती है, क्योंकि यहाँ जात पात भुला दिया जाता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता, यहाँ जो भी होता है वो सबकी अपनी श्रद्धा के हिसाब से। देखिए, बिल्कुल 1998 से देखा जाए तो ये सीट जो है गोरख फीट पे ही रही है और लगातार जो है वहां से जीत हासिल हुई है, चाहे कैंडिडेट जो भी रहा। लेकिन 2018 में एक जरूर बदलाव हुआ था, जब यहाँ उपचुनाव हुआ था, जिसमें सपा ने यहाँ बाजी मारी थी। लेकिन इस बार जब पीडीए गठबंधन से जब प्रत्याशी आती हैं, काजल निषाद आती हैं, तो वो लोगों के बीच जाती हैं, जिस तरह से लोगों के बीच जाती हैं और लोगों में जिस तरह से, क्योंकि यहाँ मेयर का भी चुनाव लड़ी थी, तो उसको देखते हुए जब लोगों के बीच जाती हैं तो लोगों में, हालांकि उनका जो सपोर्टर्स हैं उनके बढ़े जरूर हैं, लेकिन अगर बात की जाए विकास की, क्योंकि यहाँ जो भी वोटर्स हैं वो योगी के नाम पर और विकास के नाम पर वोट देते हैं, तो अगर उन चीजों को देखा जाएगा तो कहीं न कहीं वो पीछे रह जाएंगे इस चीजों को लेकर। लेकिन एक बार जो है यहाँ अभिनेता बनाम अभिनेत्री का जो मुकाबला है वो एक समय कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर कड़ी टक्कर तो देते नजर आ रहे हैं। और विनय लगातार गोरखपुर सीट का हाल बता रहे हैं। दिन भर क्या रहा, आपने क्या देखा जब बातचीत, आपने लोगों के मन को टटोलने की कोशिश, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहे? मुद्दे थे अब बस एक तरफ मोदी या दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, बस यही रहा।
देखिए, जब लोगों से हमने बातचीत की, अलग अलग मतदान स्थल पे पहुंचे थे, जब सुबह से ही जब हम लोगों के बीच गए, लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा होता है राष्ट्र का मुद्दा, देश का मुद्दा, और देश में जिस तरह से देश का विकास हुआ है, पूरे देश का विकास हुआ, न कि गोरखपुर का विकास हुआ है, जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बदली है, तो हम विकास के मुद्दों पर वोट करने आए। जो 90% जो वोटर्स हैं, हालांकि 10% वोटर ऐसे भी थे जो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर वोट करने पहुंच रहे थे। वो उनका कहना था कि महंगाई बहुत बड़ी है, बेरोजगारी बहुत बड़ी है, हम उसको लेकर वोट कर रहे हैं, बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन 90% की जो जनता थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कह रही थी कि हमें जो है विकास दिख रहा है और भारत का विकास हो रहा है, राष्ट्र का विकास हो रहा है। जिस तरह से विदेश नीति बदली है, तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम वोट कर रहे हैं और इसी चीज को लेकर हम बदलाव चाहते हैं। जिस तरह से बदलाव हो रहा है उसी बदलाव को हमेशा देखना चाहते हैं। जिस तरह से पहले की नीतियों में, पहले के विकास में कितना प्रभाव पड़ा है, तो इन 10 सालों को कामों को लेकर वो काफी यहाँ से प्रभावित थे। और बात की जाए गोरखपुर की, तो बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। जाहिर तौर पर एक तरफ जिस तरीके से वोटिंग, हालांकि अब महज करीब 35 मिनट बचे हुए हैं, जो लोग पहुंचे हुए हैं 6 बजे के बाद भी वोटिंग होती रहेगी। वहीं गाजीपुर में 7वें चरण का मतदान जारी है। इसको लेकर मतदाताओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी ने गाजीपुर के अपने गांव में पहुंचकर मतदान किया। हमारे सहयोगी अवैस ने दिनेश लाल यादव ने रहुआ से खास बातचीत की। सर, मानते हैं 400 पार का जो नारा है साकार होगा? 100% होगा, क्योंकि देखिए क्या है कि लोगों में बहुत जागरूकता आई है और सभी लोग जो है ये बात जानते हैं कि ये लोकतंत्र की ताकत है और एक वोट की ताकत है कि इसी गांव में गाय चराने वाला लड़का आज भारत की सबसे बड़ी पंचायत में अगर पहुंचा है तो इसी की ताकत है। तो निश्चित रूप से इस ताकत को हर कोई समझ रहा है, जान रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 10 साल में भारत को मजबूती प्रदान किया है, उसी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बार फिर से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से 400 पार करेंगे इस बार। गाजीपुर की अगर बात कीजिए, यहाँ की जनता का जो मूड है वो बार बार बदलता रहता है। आज तक कोई भी यहाँ से 2 बार सांसद बन के नहीं गया। क्या मानते हैं, अफजाल अंसारी रिपीट होंगे या फिर नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि जो गलती पिछली बार किया था गाजीपुर ने, उसको रियलाइज हो चुका है गाजीपुर को कि बगल में ही आजमगढ़ देखिए कैसे चमक गया 2 सालों में ही सरकार के साथ रहा। तो वैसे ही जब यहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी जीती थी तो बहुत तेजी से विकास हुआ था गाजीपुर का। इतना तेजी से विकास हुआ था कि हर व्यक्ति ये बात जानता था कि हाँ, लेकिन जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं पिछली बार जीत पाई, उसके बाद विकास का गति जो रुक गई यहाँ पे। पर अब जनता तैयार है और गाजीपुर को पूरी तरह से चमकाने के लिए फिर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं कि लिख के ले लो, सरकार नहीं आएगी। मुझे लगता है ये लोग 4 तारीख के बाद नजर नहीं आएंगे। ये दोनों से अब तो फुटफुटा रहे हैं, 4 के बाद इनको खोजेंगे तो ये मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे भी तो कहेंगे ईवीएम खराब हो गया। देखिए, दिनेश लाल यादव ने रहा थे, सीधी साफ तौर पर उन्होंने बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 4 तारीख के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, वो नजर नहीं आएंगे और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की एक बार जीत होने वाली है और 400 सीटों का जो नारा था वो साकार हो जाएगा। बड़े सूफी के साथ से ये दुआ सली, न्यूज स्टेट, गाजीपुर। अरे गोलिया सन कहे चाहे गोलवा, पनिया बरसया पथरवा, पहरू पहरा पे खड़ा, रसक करत प्रसार जगत में जब आवे सावनवा, तब न गर्दन फेर के ताक घर के ओर जवनवा, माटी भैली रे मेहदिया बही बही जाला कुल कजरवा, पहरू पहरा पर खड़ा। लेकिन आज शहीदी धरती है ये गाजीपुर। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मनोबल टूट गया हमारे जवानों का। फौज के नाम पर भी हमारा जवान डर गया है। तो देखिए, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं
और वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं भोजपुरी एक्टर निरहुआ। और जाहिर तौर पर क्योंकि वोटिंग चल रही है, आखिरी चरण का चुनाव है और ये 7वें दौर की वोटिंग के लिए दिनेश लाल यादव और निरहुआ वोटिंग के लिए पहुंच गए हैं। तो ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, थोड़ा वक्त और थोड़ी देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी। और बता दें आपको कि थोड़ी देर बाद न्यूज स्टेट पर आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। तो 2024 के चुनाव और ये आखिरी चरण की वोटिंग, अब ज्यादा इंतजार नहीं है, थोड़ा ही वक्त। और आज जो ये महापर्व है, महारण है 2024 का, ये अब थम जाएगा। तो फिलहाल आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं वोटिंग के दौरान की। और दिनेश लाल यादव भोजपुरी एक्टर, अभिनेता आजमगढ़ से, जो कि चुनाव ही लड़ रहे हैं, मैदान में भी हैं, वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। तो विनय हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से सबसे पहले रुक करेंगे गोरखपुर का। विनय, गोरखपुर में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है अब, क्योंकि वोटिंग खत्म होने वाली है। फिलहाल क्या कुछ हालात, क्या तस्वीरें, क्योंकि थोड़ा ही वक्त और है वोटिंग खत्म होने में। देखिए, वोटरों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वोटर्स जो है लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे शाम हो रही है, वैसे वैसे जैसे जैसे धूप कम हो रही है, वैसे वैसे वोटरों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार लोग वोट देने पहुंच रहे हैं। देखिए, तो अब यहाँ जो है वोटर्स जो है काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, जो अब वोट कर रहे हैं। और लगातार ये तस्वीर हर जगह की है, सिर्फ गोरखपुर के शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि गोरखपुर में 5 विधानसभाएं पड़ती हैं। तो उन 5 विधानसभा क्षेत्रों में जब हम सुबह गए तो हर जगह की यही तस्वीर थी। हालांकि दोपहर में थोड़ी कमी आई जरूर थी, लेकिन लोगों का जिस तरह से उत्साह है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार लोग मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं। और वहां जो है, हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है, उसके लेकर प्रशासन ने भी यहाँ पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसके लिए लगातार लोग लगे हुए हैं। और वोटरों की संख्या जो इस बार है, क्योंकि हमने जब बात किया मतदान स्थल पे तो कई युवा ऐसे मिले जो बाहर रहते हैं, जो विदेश भी रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ मतदान करने के लिए और देश में अच्छी सरकार बने उसके निर्माण के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। तो लगातार, क्योंकि गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर पूर्वांचल की एक बड़ी सीट मानी जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से जितने भी चुनाव 1998 के बाद चुनाव हुए हैं, एक बार जब 2018 में जो है जब यहाँ उपचुनाव हुए थे उसे छोड़ दिया जाए तो लगातार सांसद रहे, जिसके बाद रवि किशन 2019 में चुने जाते हैं। और इस बार फिर रवि किशन पर बीजेपी ने भरोसा जताया और फिर से टिकट दिया है। तो ये कहा जाता है कि ये गोरखपीठ की जो सीट है वो गोरखपीठ की है। और लगातार, क्योंकि यहाँ जो चुनाव होते हैं, यहाँ कोई जाति धर्म कोई मुद्दा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ चुनाव एक तरह से कहा जाता है कि मंदिर का चुनाव है और लोग यहाँ मंदिर के नाम पर ही वोट करते हैं। और ये जब हम लोगों से बातचीत की है, जब अलग अलग मतदान स्थल पे पहुंचे, तो उन्होंने कहा जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से गोरखपुर के 10 सालों का जो विकास हुआ है, हम अपने विकास को ध्यान में रख के वोट देने पहुंचे हैं। कुछ वोटर्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया, वोट देने पहुंचे हैं? हाँ। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे विकास का है, बदलाव, विकास है, रोजगार है। अच्छा, विकास के मुद्दे पे वोट देने पहुंचे? हाँ, रोजगार के मुद्दे पे देने पहुंचे हैं। क्या लगता है गोरखपुर में 10 सालों में कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है, मुख्यमंत्री का होम टाउन है, होना चाहिए बदलाव। इसके पहले भी बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले भी बहुत अच्छा बदलाव हुआ था। लेकिन जिस हिसाब से रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में सरकार पूरी तरह विफल है। तो देखिए, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा बता रहे हैं। कुछ और वोटर्स हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं। कुछ जो वोटर्स हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या भैया, वोट देने जा रहे हैं? जी सर। क्या मुद्दे हैं, क्या मन में सोच के जा रहे हैं? भाई, जो भाजपा सरकार चल रही है वो ठीक चल रही है। विकास हुआ है 10 सालों में? हाँ, विकास तो हुआ है। क्या भैया, वोट देने जा रहे हैं? देखिए, जो वोटर्स हैं, लगातार वोटरों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि अब जैसे जैसे समय करीब आ रहा है। चलिए ठीक है विनय, लौटेंगे आपके पास में, सीधा करेंगे वाराणसी का। और हमारे साथ में वाराणसी से अविनाश जुड़े हुए।
से जुड़े हुए हैं जेबी सिंह हमारे साथ बांसगांव से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी अविनाश, क्योंकि थोड़ा ही वक्त बचा है परसेंटेज की बात की जाए, क्योंकि इस बार बीजेपी की तरफ से दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन बनारस को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि वहां हार जीत का सवाल नहीं होता, वहां सिर्फ बात होती है मार्जिन की। क्या तस्वीर फिलहाल देखने को मिल रही है अविनाश? सवाल बनारस का है तो यहाँ पर हार जीत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात मार्जिन की हो रही है। और देखिए सबसे पहले अपडेट आपको कर दूं कि चूंकि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो दूसरी सीटों के मुकाबले यहाँ पर काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। अगर 3 बजे तक की बात करें तो 49% के आसपास यहाँ पर मतदान हो चुका था, हालांकि 5:30 का वक्त हो रहा है और 5 बजे का जो पूरा आंकड़ा है वो थोड़ी देर में आ जाएगा। कह सकते हैं कि जो वोटिंग है यानी कि जो मतदान की प्रक्रिया है काफी अच्छी रही और सुबह से अच्छी खासी भीड़ यहाँ के मतदान केंद्रों पर देखने को मिली। जो आपका सवाल है कि यहां पर मार्जिन की बात हो रही है तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर हम बनारस की बात करें तो 2014 से लेकर जो अब तक का ट्रेंड रहा है, जो वोटिंग का शेयर है बीजेपी का वो बढ़ता हुआ नजर आया। और इस बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि 2014 और 19 के मुकाबले जो वोटिंग का शेयर है, जो वोट का शेयर है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन देखिए हमें ये भी देखना होगा कि इस बार चूंकि जो अजय राय जो यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं, गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ के लोकल स्थानीय उम्मीदवार हैं। हालांकि इससे पहले भी वो यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, यहां से हार चुके हैं, लेकिन इससे पहले वो यहां से विधायक भी रह चुके हैं। तो गठबंधन भी इस चुनावी मैदान में पूरी तरीके से ताल ठोक रहा है। लेकिन देखिए सुबह से अलग अलग मतदान केंद्रों पर हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो मतदान जो वोट डालने जा रहे हैं उनके लिए मुद्दे क्या है। देखिए हर जगह लोग यहां पर विकास की बात कर रहे हैं, बदलते हुए बनारस की तस्वीर की उन्होंने बात की। लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पिछले 10 सालों में लोगों ने सोचा भी नहीं था कि बनारस की तस्वीर ऐसी हो सकती है। तो इसके पीछे नरेंद्र मोदी का एक अहम योगदान है, क्योंकि देखिए चाहे हम यहाँ की सड़कों की बात करें, यहाँ की गलियों की बात करें, यहाँ का जो बुनियादी ढांचा जो पहले काफी जर्जर हो चुका था, चूंकि दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है बनारस को, लेकिन बनारस की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। खासतौर पर यहाँ की सड़कें, यहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम था और साथ में जो फ्लाईओवर की जो संख्या थी वो बेहद कम थी। तो बीते 10 सालों की बात करें तो चाहे बाबतपुर से लेकर बाईपास का फ्लाईओवर हो, रिंग रोड की बात करें या जो दूसरे बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो घाटों की मरम्मत की व्यवस्था की गई, नमो घाट को बनाया गया, अगर हम जल में जो गंगा की धारा है उसमें जो स्टीमर चलाने की बात हुई, यानी कि जो एक टूरिज्म बढ़ाने की बात हुई, उस पर काफी जोर दिया गया। तो ये तमाम चीजें बनारस में दिखती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके पीछे नरेंद्र मोदी का एक बड़ा हाथ है। और उस चीज को ना सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि जो श्रद्धालु, जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सच है कि यहाँ पर बात हो रही है, हार जीत की बात नहीं हो रही है, यह बात मार्जिन की हो रही है। देखने वाली बात ये होगी कि अब चूंकि सिर्फ कुछ मिनट का समय बचा है, जब 4 जून को ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो बनारस की जनता ने क्या कहा है और क्या कुछ कहने वाली है वो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। अविनाश, गाजियाबाद में अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा वक्त और अंतिम वक्त में किस तरह की तस्वीर गाजियाबाद में? देखिए गाजियाबाद में शुरुआती प्रथम चरण के अंदर या दूसरे चरण के अंदर यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। पश्चिमी यूपी की हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि ये आखिरी चरण है। 7 चरणों में मतदान यूपी के अंदर पूरे देश के अंदर हुआ है लोकसभा का जो महापर्व जिसको हम कह रहे हैं, और 6 बजे के बाद जो आखिरी चरण है उसका मतदान भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो हमने पश्चिमी यूपी के अंदर देखा, क्योंकि हर फेज में हमने लगातार हमारी टीम ने जाकर वहां पर रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा मतदान को लेकर किस तरह का लोगों में जोश देखने को मिला। तो इस बार पश्चिमी यूपी में वोटिंग परसेंटेज काफी डाउन रहा है। अगर हम गाजियाबाद की ही बात करें तो गाजियाबाद में अब तक का सबसे कम वोटिंग परसेंटेज 49.80, यानी आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितना कम रहा है। हालांकि इससे पहले की बात कर ले तो 56% से ज्यादा पोलिंग परसेंटेज यहां पर दर्ज किया गया था। तो उसका नुकसान किसको होगा, उसका फायदा किसको होगा, ये आने वाली 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन यहां पर जो सीधी बात बताई जाती है, कहा जाता है कि ये बीजेपी का एक तरह से गढ़ इसको माना जाता है। फिलहाल की वोटिंग जो चल रही है, पूर्वांचल के वो इलाके हैं, 13 सीटें हैं, लेकिन गाजियाबाद में मुद्दे क्या रहे होंगे जिनको लेकर वोटिंग की गई है?
बिल्कुल, देखिए इसी को लेकर आज हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी की थी और युवा किस तरफ जा रहे हैं उसको लेकर युवाओं से हमने बातचीत की थी। तो युवाओं के मन में दो चीजें चल रही हैं। एक चल रही है जाति विशेष को लेकर, जिसको लेकर उन्होंने मोदी जी को अपना चहेता बताया और कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे क्योंकि वो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, तो इसीलिए बीजेपी उनकी पहली चॉइस है। दूसरी तरफ युवाओं के मन में रोजगार को लेकर भी एक मुद्दा बना हुआ है कि रोजगार जो है वो कम है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको लेकर सरकार को ध्यान रखना चाहिए और वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। तो इसको लेकर भी यहाँ पर 50-50 देखने को मिल रहा है, यानी युवा जो है, वोटर जो है वो बटा है इस बार। ऐसा नहीं है कि एक तरफा जिस तरह से 2014 के अंदर लहर देखने को मिली थी या 2019 में लहर देखने को मिली थी, वो लहर इस बार थोड़ी कम देखने को मिली है। अगर हम पिछले बीते चुनाव लोकसभा की हम बात कर ले तो युवा बटा है। युवाओं के मुद्दे इस बार रोजगार रहे हैं। उन्होंने अग्निवीर जो योजना इनकी आई थी उस पर सवाल निशान खड़े किए। उनका कहना है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें अगर हम एजुकेट हो रहे हैं, खासतौर पर पश्चिमी यूपी का जो युवा है वो ये कह रहा है कि हमें बेरोजगारी से बाहर निकलना है, तो हमें कुछ अच्छी जो सरकार की योजनाएं हैं उनको यहां लानी चाहिए जो अब तक नहीं आ पाई है इन 10 सालों के अंदर। तो ये एक बड़ा सवाल उन्होंने भाजपा पर जरूर खड़ा किया। हाँ, विपक्ष पर भी, एनडीए पर भी उन्होंने साफ तौर पर, इंडिया गठबंधन पर भी उन्होंने, माफ कीजिएगा, ये सवाल खड़ा किया कि इंडिया गठबंधन अभी तक ये तय ही नहीं कर पाया कि पीएम का फेस कौन होगा, तो ऐसे में उन पर भी भरोसा जताना पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन युवाओं के अपने अपने अलग अलग मत देखने को मिले। यहाँ का युवा जो है, क्योंकि युवाओं से हमने आज पूरे दिन बातचीत की अलग अलग जगह जाकर, तो युवाओं ने अपनी जो प्रतिक्रिया दी है उनका कहना है, कुछ का कहना है, हालांकि हम इसको परसेंटेज में डिवाइड करें तो 70% युवा भाजपा के साथ ही नजर आया है और 30% युवा वो भाजपा से खफा नजर आया। उसके पीछे की वजह रही रोजगार, कि रोजगार देने में ये उतने कामयाब नहीं रहे। बिल्कुल हिमांशु, यानी कि इस बार कहा जा सकता है कि एक बड़ा मुद्दा रोजगार भी है, क्योंकि विपक्ष ने लगातार घेरने की कोशिश की है बीजेपी को, लेकिन वहीं बीजेपी का ये कहना है कि उन्होंने हर तरफ से, हर बिंदु पर और हर मोर्चे पर विकास का काम किया है। जेबी सिंह भी हमारे साथ बांसगांव से जुड़े हुए हैं। अंतिम दौर में कितने प्रतिशत वोटिंग, कितनी भीड़ दिखाई दे रही है मतदान केंद्रों पर? जेबी, देखिए, अब मतदान स्थलों पे मतदाताओं की संख्या बिल्कुल न के बराबर है और ज्यादातर मतदान स्थलों पर जो है समेटने की तैयारी है। जहां मतदान स्थलों पे मतदाता नहीं है वहां जो है पीठासीन अधिकारी और वहां के मतदान कर्मी जो है पैक करने की स्थिति में है। और यहाँ हम बांसगांव की बात करें तो बांसगांव में सीधे तौर पे जो है आमने सामने की टक्कर दिख रही है। यहाँ मतदाता शुरू में सुबह में काफी रुझान लेकर के जो है बूथों तक आए और बड़ी संख्या में लाइन लगाकर अपने मतों का प्रयोग किए, लेकिन परसेंटेज की बात करी जाए तो निश्चित रूप से मतदान का जो प्रतिशत है वो बांसगांव में कम देखने को मिला है। जी आयश। बिल्कुल ठीक है अविनाश, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगातार ये बात कही जा रही थी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि वो साधना करने के लिए पहुंच गए हैं कन्याकुमारी, लेकिन वोटिंग वहां उनके लोकसभा क्षेत्र में है। लेकिन वहीं पर एक बात और है, क्योंकि देखिए बनारस उनका लोकसभा क्षेत्र है और लगातार जब से प्रधानमंत्री मोदी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, बम्पर वोटों से वो जीत भी रहे हैं। तो यहाँ एक मुद्दा विकास का, अगर हम कहें कि विकास एक मुद्दा है, तो इससे ज्यादा मुद्दा ये है कि उनकी लोकप्रियता इतनी है कि उनके चेहरे पर ही उनको वोट मिल जाता है। देखिए, मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से उम्मीदवार बनाए गए थे, हालांकि चूंकि वो गुजरात की एक और सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी हम लोग बनारस में इलेक्शन को कवर करने आए थे और उनका जब काफिला निकला, हालांकि रोड शो की इजाजत नहीं मिली, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन बीएचयू ग्राउंड में जब उनका चॉपर लैंड हुआ और वहां से जब उनका काफिला निकला गोदौलिया होते हुए गंगा घाट के लिए, तो कह सकते हैं हजारों की भीड़ उस वक्त भी थी। लेकिन वो कह सकते हैं कि जो संख्या है, वो जो कारवां है, लगातार आगे बढ़ता चला गया और अब आलम यह है कि नरेंद्र मोदी का अगर कोई रोड शो होता है या नरेंद्र मोदी जब भी यहां पर आते हैं, जहां से उनका काफिला गुजरता है, अपने आप जो यहां की जनता है, जो पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आते हैं, वो नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहां पर खड़े हो जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसमें काफी इजाफा हुआ है। और साथ ही में देखिए, अगर हम विकास की बात करें तो विकास एक बड़ा मुद्दा है बनारसियों के लिए, काशी वासियों के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ के लोग यही बोलते हैं कि आप खुद नजर उठाकर देखिए, आपकी नजर जहां भी जाएगी वहां आपको बदलाव की तस्वीर नजर आएगी। और अगर आप पहले बनारस आए होंगे तो आप खुद ब खुद समझ सकते होंगे कि पहले का बनारस कैसा था और आज का बनारस कैसा है। देखिए, इससे पहले मैंने जिक्र किया टूरिज्म को बढ़ाने की। नरेंद्र मोदी बार बार इस बात की अपील करते हैं और इस बात को बताने की कोशिश भी करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट
चाहे फ्लाईओवर हो, यहाँ की सड़कें हो, या फिर जो घाटों की मरम्मत का काम किया गया, उसको बनाने से, उसको दुरुस्त करने से ये ना समझिए कि सिर्फ यहाँ का बुनियादी ढांचा दुरुस्त हो रहा है, बल्कि उसको इस तरीके से समझिए कि जो यहाँ का धार्मिक टूरिज्म है, जो यहाँ का एक टूरिज्म बरसों पुराना है, वो और ज्यादा विकसित होगा और ज्यादा डेवलप होगा। और ये बीते सालों में देखने को मिला भी है, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से जो फुटफॉल है लोगों का, श्रद्धालुओं का, उसमें कई गुना की ज्यादा वृद्धि हुई है। और आपको याद होगा कि जब महाशिवरात्रि का पर्व था तो पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा लोगों ने यहाँ पर दर्शन और पूजन किया। तो ये बदलाव है, ये फर्क है बनारस में, और इस फर्क और बदलाव को यहाँ पर हर कोई महसूस करता है। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। विनय, आपका रुख करूंगी। देखिए, गोरखपुर में चुनाव यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़, अब वहां से चुनाव कोई भी लड़े, जनता ऑटोमेटिकली उस तरफ का रुख कर लेती है। हालांकि काजल निषाद सपा की तरफ से वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। अगर बात हम यहाँ पर रवि किशन की करें तो उनका ये कहना है कि हर बार से ज्यादा बम्पर वोटों के साथ में वो जीतने वाले हैं। समीकरण क्या कह रहे हैं? देखिए, समीकरण की बात की जाए, जब काजल निषाद का नाम आता है, क्योंकि निषाद वोटर्स यहाँ अब काफी अहम भूमिका अदा करते हैं। जो वोटरों की संख्या है, सबसे ज्यादा निषाद वोटर्स हैं। तो इनके वोटर्स जो निषाद वोटर्स हैं, वो निर्णायक की भूमिका अदा करते हैं। और देखा जाए तो एक तरह से जिस तरह से शहर 2019 के चुनाव में भी यहाँ 55% मतदान हुए थे, अगर देखा जाए तो शहरी लोग जो है बहुत कम मतदान करने के लिए निकलते थे, जिसकी वजह से बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान होता था। और ग्रामीण क्षेत्रों में सपा का जो है वर्चस्व था और सपा जो है वहां से वोट अच्छा लाती थी। लेकिन अगर बात की जाए 2019 के चुनाव में तो 37% करीब यहां से वोट मिले थे बीजेपी को। लेकिन इस बार जिस तरह से शहरी में लोगों की भीड़ दिखी है, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 7 बजे मतदान किया, लोगों को संबोधित किया, और जिसके बाद पूरे गोरखपुर शहर के अन्य क्षेत्रों में जिस तरह लगातार आप देखेंगे हमारे साथ तो देखिए, फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि इंडी गठबंधन की बैठक हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। और इसी बीच तमाम नेता जो शामिल हुए हैं इस बैठक में, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर हैं, फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पर, राहुल गांधी भी यहाँ पर है। तमाम बड़े चेहरे इंडी गठबंधन के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कई बड़े मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया है, फैसला लिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो उनकी तरफ से दावा किया गया है कि 295 से प्लस सीटें इस बार गठबंधन जीत रहा है। और इसके साथ ही तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। और वहीं आपको बता दें कि ये जो बैठक हुई है, जिसमें जाहिर है जो मुद्दे रहे होंगे बातचीत के, वो यही रहे होंगे कि अगर गठबंधन जीतता है तो आखिर उसके बाद प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होता है। अविनाश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं बनारस से। अविनाश, जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे थे बनारस को लेकर, जाहिर है कि बनारस यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी यानी कि विकास। अब विकास पुरुष अगर उन्हें कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है, ये भी नजर आता है। और उतनी ही तरह से, उसी तरह से बनारस की जनता ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना लिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए थे और मां गंगा की जब आरती हो रही थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मां गंगा ने उनको बुलाया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बनारसी हो चुके हैं। और जहां तक सवाल विकास का है, तो ना सिर्फ बनारस बल्कि बनारस के आसपास के इलाके, आसपास के जिलों को भी चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। देखिए, जहां तक सवाल बनारस का है, तो बनारस में एक नया स्टेडियम बन रहा है। इसके अलावा जो यहाँ का सिकरा स्टेडियम है, सोचिए कि वहां पर एक ऐसा इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है जहां पर ओलंपिक में जो जितने खेल शामिल होते हैं उनमें से 20 से 22 खेल उसको आयोजित किए जा सकते हैं। ये सिर्फ एक वानगी भर है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि उस चीज को अगर आप कुछ साल पहले, 10 साल पहले अगर आप बनारस आई हो और अब आपको आने का मौका मिलता हो, तो आप देखेंगी कि जमीन आसमान का फर्क यहां पर नजर आता है। जो फर्क आपको अयोध्या में दिखता है, वही फर्क आपको बनारस में दिखता है। देखिए, बनारस के
साथ कुछ विशेष चीजें ये जुड़ी हुई हैं कि बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है और बनारस में जो विकास होना चाहिए था बीते सालों में वो विकास नहीं हुआ। लेकिन वो विकास तब शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी यहां से सांसद चुने गए, देश के प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी ने यहां तक कहा था कि वो बनारस को क्योटो बनाकर रहेंगे। हालांकि उसको लेकर विपक्ष ने कई बार नरेंद्र मोदी पर सवाल भी खड़े किए जब कुछ चीजें यहां पर देखने को मिली, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ का जो बुनियादी ढांचा जो कभी जर्जर हो चुका था, एक मेट्रो सिटी के अंदर जो चीजें जो सुविधाएं होनी चाहिए थी उसको पूरा करने में या उसको दुरुस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यहाँ के सीवर सिस्टम की बात करें, यहाँ की गलियों की बात करें, क्योंकि बनारस को गलियों का शहर कहा जाता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने में देखिए एक बहुत कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल सामने आई थी, लेकिन उस मुश्किल को भी नरेंद्र मोदी ने पार कर लिया, क्योंकि जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, चूंकि वो काफी घनी आबादी वाला इलाका है तो कई घरों को तोड़ा गया, हालांकि उनको मुआवजा भी दिया गया, तो उसमें काफी कठिनाई आई। इसके अलावा सड़कों को यहां पर चौड़ा करने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जब वो चीजें यहां पर हो चुकी है तो उसका फायदा यहां के लोगों को मिलता है, और न सिर्फ यहां के लोगों को बल्कि जो हजारों लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु जो टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं वो भी उन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बनारस के साथ साथ बनारस के आसपास के इलाकों को, आसपास के जिलों को भी काफी कुछ मिला है, और वो सारा जो सिस्टम है जिसको डेवलप करने में कह सकते हैं कि 10 साल लग गए। हालांकि बनारस के लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में बनारस और बेहतर होने वाला है, और उन्हें इस बात की भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा था कि मां गंगा ने उनको बुलाया है। चलिए ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास में, और इसी बीच रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है अब, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 7वें चरण के अंतिम चरण की ये वोटिंग है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं और वोटिंग अब कुछ ही लम्हे बाकी हैं, चंद मिनट बाकी हैं, चंद मिनटों में वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद न्यूज स्टेट आपको दिखाएगा कि आखिर क्या तस्वीर है, किसके हक में फैसला आएगा। हालांकि रिजल्ट की अगर बात की जाए, परिणाम की बात अगर की जाए तो जाहिर है कि 4 जून को साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट आपको बताएगा कि आखिर कौन जीत रहा है और कहां से किसको मौका मिला है, इस बार जनता ने किसको चुना है। तो चलिए इसी बीच आपको प्रतिशत बताएंगे कि कितने प्रतिशत चुनाव हुआ है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर बता दें कि 7वें चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में 54% मतदान हो चुका है। बलिया में 50.56% मतदान हुआ है। चंदौली में 58.19% मतदान हुआ है। गाजीपुर में 53.53% मतदान हुआ है। गोरखपुर में 52.53% मतदान हुआ है और कुशीनगर में 56 यहां पर मतदान हुआ है। और महाराजगंज की अगर हम बात करें तो महाराजगंज में भी मतदान प्रतिशत ठीक ठाक चल रहा है। वाराणसी की बात करें तो 54.58% वोटिंग बनारस में हुई है। तो लोकसभा चुनावों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, प्रतिशत हम आपको बता रही है 5 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग कहां पर हुई है। 13 सीटें जिन पर वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में 54% मतदान हो चुका है। बलिया में 50 है, बांसगांव में 50 है और वहीं चंदौली में 58 है। देवरिया में 54% मतदान अभी तक हुआ है। गाजीपुर में 53%, घोसी में 53% मतदान हुआ है। गोरखपुर में 52, कुशीनगर में 56% मतदान हुआ है। महाराजगंज में 58% मतदान, रॉबर्ट्सगंज में 54%, सलेमपुर में 50% मतदान हुआ है। तो वाराणसी की बात की जाए 54.58% जो वोटिंग है वो बनारस में हुई है। महाराजगंज में अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिल रही है, लगभग 58% वोटिंग महाराजगंज में हुई है। तो देखिए अगर चुनाव प्रतिशत की बात की जाए तो पहले दूसरे चरण के जब चुनाव हुए थे प्रतिशत सामने आए तो उसमें ये कहा जा रहा था कि प्रतिशत बहुत कम है, जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है। उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि आगे के जो चरण होंगे उसमें वोटिंग प्रतिशत अच्छा रह सकता है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा और गर्मी का असर भी वोटिंग प्रतिशत पर देखने को मिला है। वहीं आज की बात की जाए तो आखिरी चरण का ये चुनाव, आखिरी चरण का मतदान जिसमें वोटिंग प्रतिशत औसत रहा है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में जरूर बढ़ोतरी देखी गई है।
तो इसी बीच तमाम हमारे साथ में हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं जो कि जानकारी दे रहे हैं जगह जगह से कि क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। गाजियाबाद का रुख करूंगी, हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, क्योंकि देखिए पहले और दूसरे चरण की जब वोटिंग हुई थी तो वोटिंग प्रतिशत को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है। हालांकि आगे और चरण भी सामने आए जिसमें प्रतिशत कुछ खास नहीं रहा। अंतिम चरण से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी सभी को कि अंतिम चरण में वोटिंग प्रतिशत अच्छा हो सकता है, लेकिन वाकई में जो अनुमान लगाया जा रहा था क्या ऐसा ही हो सकता है? उसी के अनुरूप फैसले आ सकते हैं? देखिए, ये तो हकीकत इसको आप कह सकते हैं। अगर हम बीते आंकड़ों को उठाएंगे 2014-2019 में जब भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से अच्छी सरकार उन्होंने बनाई है केंद्र के अंदर, तब वोटिंग काफी अच्छी रही है। परसेंटेज कहीं ना कहीं 65% तक मतदान हुआ है जो हमने देखा है। हम चाहे पश्चिमी यूपी की बात कर लें या पहले दूसरे तीसरे चरण चौथे चरण की बात कर लें, तो वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। और इस बार अगर हम शुरुआत से ही देख लें, पश्चिम का जो पहला चरण रहा तब भी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा, दूसरे चरण के अंदर और भी कम रहा, तीसरे चरण में भी वोटिंग परसेंट एवरेज रहा, चौथे चरण के अंदर भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा। लेकिन जो आखिरी चरण जो आप बता रहे हैं, इसके अंदर जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल कर आएगा उसमें वोटिंग परसेंटेज अगर इसमें भी कम रहता है, तो जब भी वोटिंग परसेंटेज कम रहता है उसका नुकसान बताया जाता है कि भाजपा को उठाना पड़ता है। और जब वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा, उसका एज जो है वो भाजपा को जाता है। उसकी वजह यह है, जितने भी अच्छे तबके के लोग हैं, जो एलाइट क्लास के लोग हैं, वो जब घरों से निकलते हैं और वोट डालते हैं तब वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी दर्ज होती है। और जब निचले तबके के जो वोटर्स हैं वो निकलते हैं और अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका घाटा कहीं ना कहीं भाजपा को झेलना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। जो जितने भी एनालिस्ट हैं वो बताते हैं इस बात को। तो अब देखना होगा 4 तारीख को जो वोटिंग परसेंटेज के अंदर जो जितना भी परसेंटेज डाउन गया है हर चरण के अंदर और चरणबद्ध तरीके से, तो उसमें कितना फायदा कहां पर भाजपा को हुआ और कहां नुकसान हुआ। अगर फायदा हुआ है तो कितना फायदा हुआ है, कितनी सीटों पर उसको जीत हासिल हो पाती है, क्योंकि ये कहा ही जाता है कि अगर दिल्ली के सिंहासन पर किसी को राज करना है तो उसे यूपी का किला फतह करना ही होगा। तो यूपी की 80 सीटें काफी ये निर्धारित करती हैं कि दिल्ली के सिंहासन पर कौन राज करेगा। तो अब जो 7 चरणों के अंदर यूपी में वोटिंग हुई है और आज आखिरी चरण है, 6 बजने के साथ ही वोटिंग खत्म हो जाएगी और फाइनल जब इसका 7 बजे तक कंक्लूजन निकल कर आएगा कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, क्या पिछली बार से बेहतर हुआ है या मतदान में कमी हुई है, तो ये डिसाइड करता है हर सीट पर, किस सीट पर कम प्रतिशत हुआ है, किस सीट पर ज्यादा। जिस सीट पर ज्यादा पोलिंग होता है तो ये माना जाता है कि वो सीट भाजपा के पाले में कहीं ना कहीं गई है। लेकिन जिस सीट पर मतदान प्रतिशत कम रह जाता है वहां पर यह माना जाता है कि यहां पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि 2019 की हम बात कर ले तो 62 सीटें भाजपा के पाले के अंदर गई थी और अब इन 62 सीटों पे ही हम अगर नजर डालेंगे, पश्चिम यूपी के प्रथम चरण के अंदर 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था, दूसरे चरण में भी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था, तो उसमें अगर हम देखें। चलिए ठीक है हिमांशु, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही